अभी अपने क्या शुरू करेंगे ना, हिंदू मैरिज एक्ट शुरू करेंगे। तो हिंदू मैरिज एक्ट को शुरू करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अपने लॉ है वो कितने टाइप के हैं। तो जो अपना लॉ है ना, बेसिकली वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो हो गया सब्सटेंटिव लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है कि वो लॉ जो अपने राइट्स और ड्यूटीज बता रहे हैं। जैसे आईपीसी हो गया, आईपीसी बता रहा है ना कि ऑफेंस है क्या, और अगर आपने ये कर दिया तो आपको क्या सजा होगी। तो वो सारे कानून जो अपने को ये बता रहे हैं कि क्या आपकी राइट्स है और क्या आपने इसको एक्सीड कर दिया तो कैसे आपको जेल में भेज देंगे, वो सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे आईपीसी, ठीक है, आईपीसी में क्या है आपने को बता दिया थेफ्ट क्या होती है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें डिफाइंड है कि भाई ये थेफ्ट है, ऐसे ऐसे तुमने कर दिया, ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो तुमने चोरी कर दी। दूसरा लॉ होता है प्रोसीजर लॉ। ठीक है, प्रोसीजर लॉ में क्या होगा कि अगर मान लो कोई सब्सटेंटिव लॉ के हिसाब से चोरी कर रहा है। अब एक आदमी है ए, उसने चोरी कर ली, मान लो ये पेन चोरी कर लिया मेरा। अब मैं क्या प्रोसेस यूज करके उसको जेल में भेजूं? क्या मैं किसी जज के पास जाऊं, क्या मैं पुलिस के पास जाऊं? हमें क्या पता किसके पास जाना है, ठीक है। या फिर मैं उसके मम्मी पापा के पास जाऊं कि भाई ये मेरा पेन चोरी करके ले गया, क्या करना है। तो जो प्रोसीजर है ना सारा, वो प्रोसीजर लॉ बताएगा। इंडिया में ऐसे कई प्रोसीजर लॉ हैं, जैसे सिविल के लिए सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, सीपीसी बोलते हैं उसको। क्रिमिनल के लिए हो गया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको प्रोसीजर बताएंगे। सीआरपीसी में प्रोसीजर लिखा हुआ कि एफआईआर करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। किसी आदमी को अरेस्ट करना है तो कैसे अरेस्ट करना है। अगर किसी आदमी को फांसी देनी है तो कौन फांसी दे सकता है। तो सारे प्रोसीजर सीआरपीसी बताएगा। सीपीसी क्या बताएगा, सिविल प्रोसीजर बताएगा कि जो सिविल केसेस होंगे उनका प्रोसीजर कैसे फॉलो करें। ठीक है, तीसरा लॉ होता है वो है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या है कि वो लॉ जो सिर्फ एक कम्युनिटी या एक ग्रुप पे अप्लाई होते हैं। जैसे हिंदू लॉ कहां पे अप्लाई होगा, हिंदू पे। मुस्लिम लॉ कहां पे अप्लाई होगा, मुस्लिम लॉ पे। ठीक है, अब अपने क्या पढ़ेंगे, आज जो अपने पढ़ रहे हैं वो है हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ मतलब कि जो जो हिंदू है ना उन पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा। अब सवाल आएगा पहला कि कौन कौन हिंदू है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने को यही पता होना चाहिए। अगर अपने को यही क्लियर नहीं होगा कि हिंदू कौन है तो अपने यही नहीं कर पाएंगे कि लगाएंगे किस पे। तो बहुत ही सीधी सीधी डेफिनेशन है हिंदू लोग की। वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी आदमी, उसके पेरेंट्स हिंदू हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली हिंदू हो गया। जैसे मान लो क्या नाम था, मनोज, मनोज के पापा हिंदू है, मनोज की मम्मी हिंदू है, तो सोचना ही नहीं है, मनोज ऑटोमेटिकली हिंदू। ठीक है, अब दोनों में से एक बाप तो हिंदू है, मां मुसलमान है। या फिर जैसे कई जने हैं जो एक तो हिंदू है पर दूसरे ने बाहर शादी कर ली। किसका एग्जांपल ले अपने, विकी कौशल का ले लेते हैं। विकी कौशल ने कैटरीना कैफ से शादी कर ली, कैटरीना कैफ हिंदू नहीं है। ठीक है, अब उनका बच्चा क्या होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, क्या होगा। ऐसे ही तो हमारा लोग क्या बोलता है, जिस तरह से हमने बच्चे को ब्रोटअप किया है ना, वही रिलीजन उसको माना जाएगा। अब सलमान खान है, सलमान खान के फादर कौन है, मुस्लिम है, मम्मी कौन है, हिंदू है। ठीक है, तो अब उसको ब्रोटअप किया है मुस्लिम के तरीके से, तो सलमान खान कौन हो गया, मुस्लिम। अगर सलमान खान को ब्रोटअप किया होता हिंदू रीति रिवाज से तो सलमान खान क्या हो गया, हिंदू। तो हमारा जो लॉ बोलता है वो ये नहीं बोलता हिंदू लॉ कि ये क्राइटेरिया होंगे तो आप हिंदू हो गए। हमारा क्या बोलता है, जो हिंदू के को मान रहा है, ठीक है, रीति रिवाजों को, वो हिंदू है। मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम वालों में क्या कंसेप्ट है ना, मुस्लिम वाले क्या कहते हैं कि जो आदमी अल्लाह में बिलीव करता है और मानता है कि अल्लाह ही गॉड है, वही सिर्फ मुस्लिम है, बाकी सब कोई मुस्लिम नहीं है। तो अगर आप, हमारे वाले में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में तो 33 करोड़ देवी देवता है। मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूँ या हनुमान की कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं अल्लाह को भी मान रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग वहां पे भी तो जा रहे हैं ना, गुरुद्वारे में भी। ठीक है, और या फिर मैं अल्लाह को भी मान रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मूर्ति को मान रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग में क्या, अगर आप मूर्ति को मान रहे हो ना तो वो कहते हैं कि अल्लाह का कुछ है ही नहीं। ठीक है, मूर्ति वाला वो उनको मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ उसमें देख रहे हैं, हमारा जो गॉड है वो डिवाइन है, उसकी कोई शेप ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। हमारे वाले में चाहे आप भगवान को नहीं भी मान रहे ना तो भी हम आपको हिंदू मानेंगे। दोनों का कंसेप्ट है, एथिस्ट भी हैं, नहीं मान रहे तो भी नहीं मान रहे, तो उसको बिलीव जो है ना रिलीजन को चल रहा है तो आपको हम हिंदू ट्रीट कर लें। अब आगे बात आती है कि हिंदू में जो भी हिंदू लोग है उसके अंदर ऑटोमेटिकली जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है,
इन सबको हमने ऑटोमेटिकली, और जो हिंदू तो है ही, ठीक है, ये सब क्या है, हिंदू आएंगे। सिख वैसे तो अलग रिलीजन हो गया टाइप का, पर ये हिंदू कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। बुद्धिस्ट जो लोग होंगे वो भी हिंदू में आएंगे, जैन वो भी हिंदू में आएंगे, पारसी है ना वो किस में आएंगे, अदर हो गए, ज्यूज अदर हो गए, ठीक है, वो क्रिश्चियन और उनमें आ गए। अपने को ये बुद्धिस्ट के घर में कोई जन्म है तो वो हिंदू है, सिख के घर में कोई जन्म रहा है तो वो हिंदू है, जैन के घर में जन्म रहा है तो हिंदू है, और हिंदू तो ऑटोमेटिकली हिंदू है। क्या हिंदू आदमी किसी और से शादी कर सकता है? हिंदू लॉ में ये लिख रखा है कि हिंदू हिंदू से ही शादी करेगा। अगर आपको किसी और से शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट, एक अलग एक्ट है, वो फॉलो करना पड़ेगा। चलें आगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हिंदू कौन है समझ में आ गया? कि कोई पूछ ले कि क्या डेफिनेशन है हिंदू की, बता दोगे? कौन है हिंदू? जो जिसके पेरेंट्स हिंदू है और जिसको ब्रॉट अप एज ए हिंदू किया गया, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट चीज क्या सीखेंगे कि इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज अपने को यह पता होनी चाहिए, फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि फुल ब्लड कौन है और हाफ ब्लड क्या है। अगर मान लो ये है फादर F1, ठीक है, और ये है मदर M1, ठीक है, एक बाप है एक माँ है, ठीक है, इनका कोई भी बच्चा हो रहा है A और दूसरा हो रहा है B, ये क्या है, फुल ब्लड है। क्यों? क्योंकि ये सगे भाई हैं, ठीक है। लेकिन F1 है, फादर है, और मदर दो हैं, M1 M2। अब एक बच्चा जन्मा यूं, एक बच्चा जन्मा यूं, तो ये क्या है, हाफ ब्लड हो गए, क्योंकि ये सौतेले भाई हैं। कोई एग्जांपल देगा हाफ ब्लड का कि किसको अपने हाफ ब्लड बोलेंगे? जैसे भगवान राम है, ठीक है, भगवान राम के फादर कौन थे? दशरथ, और माँ कौन थी? कौशल्या। तो भरत के फादर कौन है? वो भी दशरथ हैं, और माँ कौन है? कैकेयी। तो ये क्या हो गए, फुल ब्लड हो गए, हाफ ब्लड? फुल ब्लड हुए, हाफ हाफ ब्लड हो गए, क्योंकि बाप तो सेम है, दशरथ है, माँ तो अलग अलग होगी ना। आया समझ में? फुल ब्लड में क्या होगा, बाप भी एक होगा, माँ भी एक होगी, ठीक है। जो एक बाप और एक माँ दोनों से ही जन्मे हैं, सेम है जिनके, वो फुल ब्लड हो गए। जिनके वो है कि मम्मी अलग है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, हाफ ब्लड हो गए। या फिर फादर एक है, फादर दो हैं, ठीक है, मम्मी एक है, जैसे द्रौपदी वाला केस हो गया, ठीक है। उसके जो बच्चे हैं उसमें कईयों का, कोई किसी का अर्जुन बाप है, किसी का भीम है, तो वो हाफ ये हो गए। एक कंसेप्ट और है, वो है यूटेराइन ब्लड। यूटेराइन ब्लड क्या होता है, ध्यान से समझना है इसको। जहां पे जो मदर होगी ना वो तो सेम ही होगी, जैसे एक बच्चा है ए, दूसरा है बी, दोनों की मम्मी तो एम ही है, फादर अलग अलग है, F1 F2। F1 और M के थ्रू अगर ए हुआ है और F2 और M के थ्रू बी हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, यूटेराइन ब्लड। यूटेराइन ब्लड का मतलब क्या होता है, मम्मी सेम है पर फादर अलग अलग है। चलें आगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले है ना, अपने थोड़ा सा और अपने सीखते हैं। वो क्या है कि हिंदू जो था, हिंदू का नाम आया कहां से, किसको बोलने लग गए हिंदू? क्या कोई पहले से जन्म रहे थे, क्या था? तो क्या कंसेप्ट था कि एक इंडिया जो एरिया था ना, वहां पे सिंधु नदी थी, ठीक है, ठीक है। अब सिंधु नदी थी ना, वहां पे वो सै को है बोलते थे, जो आसपास के नेटिव थे, तो वो सिंधु तो बोल नहीं पाए, वो क्या बोलते थे, हिंदू, ठीक है। तो अपना नाम क्या पड़ गया, हिंदू। वैसे हमने सिंधु नदी के पास में रह रहे थे, तो लेकिन उन्होंने क्या बोला, सै को वो है बोल रहे थे, ठीक है, तो वो क्या बोलने लगे, सिंधु की जगह हिंदू बोलने लगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने बताया भी था, मेरा एक वो था दोस्त भी था, वो सै को फै बोलता था, ठीक है। जैसे उसका नाम था सिमरन, तो वो क्या बोलता था, फिमरन, ठीक है। वो बोलता कि आज शाम को तू क्या कर रहा है, आज शाम को क्या तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो सै को फै बोल रहा है। अब उससे कुछ पूछो, जैसे मान लो मैंने उससे पूछा कि तू स्कूल जाएगा क्या, तो वो क्या बोला, तू स्कूल जाएगा क्या ठीक है। और एक बार तो मेरी लड़ाई भी होगी उससे वैसे ही, तो कहता यार तेरे को मजे आते हैं, मैं अगर फै को फै बोलता हूँ तू हंसता क्यों है वो तो यही बोलना चाहता कि सै को फै, वो उसको बोलना ही नहीं आ रहा था, ठीक है। चलें आगे, आगे, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं सपिंडा रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। देखो सपिंडा रिलेशनशिप क्या है ना, जैसे मान लो कभी अपने कहीं शादी में गए, ठीक है,
अब शादी में जाके अपने को कोई लड़की मिली और अपने को वो पसंद आ गई, लेकिन हमको बाद में पता लगा ये तो बुआ की दूर की लड़की है, ठीक है, तो अपना मूड ऑफ हो गया वहां पे। लेकिन सपिंडा रिलेशनशिप क्या बोलता है कि आप अपने फादर की साइड से 5 पीढ़ी में शादी नहीं करोगे, और मदर की साइड 3 पीढ़ी में। कोई भी रिलेशन आ रहे हैं, जैसे मान लो एक आदमी है ए, तो उसके फादर की साइड से है ना 5 पीढ़ी, 5 जनरेशन में कोई भी अगर रिलेशनशिप है उसमें आप मैरिज नहीं करोगे, ठीक है, ऊपर की साइड। और मदर की साइड से 3 पीढ़ी है, ठीक है, इनको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा लोग क्या बोलता है, वो ये बोल रहा है कि अगर आप सेम शादी भाई बहन से शादी करेगा या आप मामा की लड़की से शादी करोगे तो उनके ब्लड्स में और आपके ब्लड्स में अगर वो दोनों नए बच्चे आएंगे ना, उनमें कुछ डिजीज आएगी, ठीक है। ये साइंस भी बोल रही है कि तो नहीं करनी चाहिए, स्किप करना चाहिए, क्योंकि ब्लड ब्लड अगर सेम मैच होगा ना तो कुछ पंगे पड़ेंगे। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है, मुस्लिम में आप मामा की लड़की से शादी कर सकते हो, वहां पे अलाउड है। या फिर जैसे अफरीदी है, अफरीदी की जो लड़की है ना उसने अपने मामा के लड़के से शादी कर ली, ठीक है, तो वहां अलाउड है। अब तो तुम यहाँ पे तो अपने राखी बंधवा रहे हैं, वहां पे वो शादी भी हो रही है, ठीक है। तो अपना हिंदू लोग क्या बोलता है कि पेरेंट्स की साइड से, फादर की साइड से 5 पीढ़ी छोड़नी है, माँ की साइड से 3 पीढ़ी छोड़नी है, ठीक है। ये क्या हो गया? सपिंडर रिलेशनशिप। नेक्स्ट पे मूव करें, ठीक है। अब अपने को पता होना चाहिए कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। देखो पहला तो क्या होना चाहिए? एज। एज कितनी होनी चाहिए? लड़के की कितनी होनी चाहिए? 21, वैसे 21, और फीमेल की 18। इसको चेंज कर रहे हैं अभी, इसको भी 21 कर रहे हैं। ये दोनों एज होनी चाहिए। पर लोग क्या बोलते हैं, अगर ये एज नहीं भी हुई ना और फिर भी आप शादी कर लो तो आप कोई लॉ वायलेट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। जो करवा रहा है शादी वो फंसेगा। जैसे मान लो मनोज की एज कितनी है? 18 है क्या? तो तू कर नहीं सकता अभी शादी, वैसे तू मेल है ना 21, तो तू अगर कर ले शादी या तेरे घर वाले करवा दें तो वो तो फंस जाएंगे चाइल्ड मैरिज करवाने में। पर तूने शादी कर ली ना, वो शादी वैलिड है, ठीक है। लेकिन लड़की के पास एक ऑप्शन है कि उसकी शादी अगर कम कर दी, 15 साल की उम्र में कर दी, तो 18 साल होने से पहले वो चाहे तो शादी को कैंसिल करवा सकती है, ठीक है, वॉइडेबल है वो, ठीक है। उसको लग रहा है कि भाई मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी और ये मैं नहीं चाहती कंटिन्यू करना, तो 18 साल से पहले कैंसिल करवा दो। लेकिन नहीं करवाई तुमने तो ऐसे नहीं कि 25 साल की उम्र में तुम बोल रहे हो कि इसको भाई निकालो घर से, मैं तलाक दे रही हूँ या ऐसा कुछ, वो फिर कैंसिल नहीं होगी। आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? इंसेन नहीं होना चाहिए, सेन होना चाहिए, दिमाग तो सही हो लेगा, ठीक है। अगर पागल है तो वो शादी नहीं कर पाए, ठीक है। अभी अपने फटाफट से एक बार एक्ट पे नजर डालते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। पहले अपने पढ़ते हैं इसको, पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि सभी को दिख जाए। पहले हमने पढ़ते हैं फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या है, दिख रहा है सभी को? चलो, फुल ब्लड क्या है? फुल ब्लड का मतलब क्या था आपने ने सीखा था? सगे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? 2 persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor, यानी कॉमन एंसेस्टर है, फादर है, ठीक है, वो है by the same wife and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wife। ध्यान रखना, अगर बाप सेम है, ठीक है, बाप सेम है, सॉरी बाप अलग अलग है और सेम वाइफ है, ठीक है, तब क्या होगा? तब और हाफ ब्लड में क्या होगा? अपने को इतना समझना है कि अगर एक पापा है, ठीक है, उसने 2 शादियां कर ली, ठीक है, अब अगर 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम है ए, दूसरे का बी, तो एंसेस्टर अगर सेम है ना, ठीक है, और सेम वाइफ के थ्रू है, तब तो वो क्या बोलेंगे अपने उनको? फुल ब्लड, ठीक है। सेम यानी मान लो ऐसे समझ लो, फादर मदर, एक ही फादर एक ही मदर, फुल ब्लड। अगर फादर एक है और मदर 2 होंगी तो हाफ ब्लड। यूटेराइन ब्लड क्या है? 2 persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestor। सेम ही माए हैं, डिफरेंट हस्बैंड है। यूटेराइन से ध्यान रखना, ठीक है, फीमेल, यानी इसमें फीमेल एक है और फादर 2 हो जाएंगे, पापा 1 पापा 2। आया समझ में? ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप क्या है? विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज द 3rd जनरेशन इन द लाइन ऑफ मदर। मदर से 3 जनरेशन में अपने को शादी नहीं करनी। 5th इन द लाइन ऑफ फादर, फादर से 5 जनरेशन में। देखो याद कैसे करोगे? फादर में एफ आता है ना, एफ से 5,
तो 5 जनरेशन में अपने शादी नहीं करेंगे। और मदर से 3, देखो एम यू होता है, 3 ही तो बनाते हैं ना, यू 3, ठीक है, तो मदर से 3 में, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं हमने। अब अपने पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5, कंडीशंस ऑफ ए हिंदू मैरिज। पहला तो ये होना चाहिए कि अनसाउंड ना हो, पागल नहीं हो। अगर पागल ही है, वो अपनी कंसेंट ही नहीं दे पाएगा, तो शादी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कम से कम इनसे वो तो होना चाहिए ना, सेन आदमी। फिर अपने को पता होना चाहिए, अरे भाई चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्या है कि उसको कोई ऐसी बीमारी ना हो कि वो कंसेंट ही नहीं दे सकता या फिर बच्चे ही पैदा नहीं कर सकता। अगर इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, तो वो शादी नहीं कर सकता। अगर ये ग्राउंड भी है डाइवोर्स का, अगर मान लो कोई एक लड़की है, ठीक है, उसको ये लग रहा है कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन जो पति है उसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसके बच्चे नहीं पैदा हो सकते, तो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स दे सकती है वो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दो कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, कंसेंट तो दे सकता था, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, कोई दिमागी बीमारी है, या फिर उसको कोई ऐसी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो वो शादी में डाइवोर्स दे देगी इस कारण पे, ठीक है। हैज सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, कोई दौरे पड़ते हैं पागल वाले, ठीक है, कभी नॉर्मल है कभी पागल के दौरे पड़ने लग गए, ठीक है, तो भी शादी कंडीशंस ये नहीं है, अलाउड नहीं है। जो ब्राइड ग्रूम है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21, और फीमेल की एज 18, इसमें गवर्नमेंट चेंज कर रही है, आपने पढ़ ही लिया। द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अंडर द कस्टम और यूजेस, जैसे वो नहीं होने चाहिए, सगे भाई बहन शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपनी मामा की लड़की पसंद आ गई, उससे तुम शादी कर रहे हो, तुम कर रहे हो कि तुम्हें क्या, जो लड़की वो तैयार है, लो नहीं अलाउ कर रहा। तुम ये नहीं कर सकते कि वो लड़की वो तैयार है मैं तैयार हूं, क्या दिक्कत है, नहीं अलाउड। पार्टीज आर नोट विद इन, ये पढ़े लिया। सपिंडा नहीं होने चाहिए, सपिंडा का मतलब वही है 5 पीढ़ी छोड़नी है, बाप की साइड से, माँ की साइड से 3 पीढ़ी। अब हिंदू मैरिज की सेरेमनी क्या है, हम लोग तो शादी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, खाना खा के आ गए, ठीक है, अपने ने थोड़ी देखनी है सेरेमनी। पता है जब मैं एनएलयू में गया ना, उससे पहले मेरे को पता ही नहीं था बूफे का भी सिस्टम है। बूफे में क्या है कि आप पैसे दो, जैसे हम लोग क्या करते थे, कई बार रात को सोए ही नहीं है एनएलयू में, पूरी रात जाग रहे हैं और रात सुबह 4 बजे भूख लग गई है, अब मैस तो बनेगी 7 साढ़े 7 बजे। फिर मैं, मेरे एक दोस्त था संकेत, तो वो अपनी स्कूटी निकालता, हम चले जाते, वहां पे कोई 5 स्टार होटल था, नाम भूल गया, हॉलीडे होम था या कुछ ऐसा, वहां चलता था बूफे 350 रुपए में, और नया नया शुरू किया था उन्होंने। वो सुबह सुबह रात भर का आदमी भूखा है, ठीक है, सुबह खीर पूड़ी शाही पनीर दूध खीर जो जो हो सकता है ना, जूस पियो, और वो ऐसे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं वेटर उनके, सर आप क्या लोगे, गोलगप्पे खाओगे, सुबह 5:30 बजे, ठीक है, और वो खुल जाता था, और सिर्फ 400 रुपए लगने थे, और 20 रुपए का कोई जीएसटी, कोई 18% जीएसटी, अनलिमिटेड खाओ। कि मैंने कहा भैया आप ये वाला ना, ये पेरिस का जो होता है ये वाला ले आओ, वो लेके आ रहा है, ठीक है। मैंने उस टाइम सीखा बूफे, मैंने उसने मेरे को बताया बूफे में यानी कुछ भी खाओ कितना भी, मैं तो ये समझता था शादी है बूफे, कि भाई मैं तो वेट करते थे छोटे थे ना, कि कोई कार्ड आ गया, चलो भाई जाके अब कितनी टिक्की खा लेंगे। मेरे को हैरानी भी हुई, पता क्या हुआ कि जब अपने गोलगप्पे खाने जाते हैं ना, मान लो अपने खाएंगे, तो वो क्या करता था उस टाइम 10 के आते थे, मान लो 4, ठीक है, या 5 के 10 आते थे, ठीक है, तो उसके बाद हमने पापड़ी तो लेते थे कि भैया पापड़ी दे दो। शादी में हमने कोई पापड़ी मांगता ही नहीं, क्योंकि कितने ही खा लो गोलगप्पे। तो बूफे में ये सिस्टम था, ठीक है। और शादी में भी तो बच्चों के लिए तो बूफे ही है ना, बड़े शहरों के लिए है कि भाई पैसे दे दो, छोटे बच्चों के लिए तो बूफे कब है, जब शादी का कोई कार्ड आया कि जाओ जो खाना है वो खाओ, कितनी बारी खाओ, ठीक है। आगे चलते हैं कि ए हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, ठीक है। दोनों में से किसी के भी रीति रिवाज फॉलो कर लो, एक आदमी क्रिश्चियन है, दूसरा अगर हिंदू है तो उसके फॉलो कर लो, एक अगर दूसरे रिलीजन का है, तो जो भी रीति रिवाज है आइदर पार्टी होने चाहिए। अब कैटरीना कैफ ने और विक्की कौशल ने शादी की है, तो या तो विक्की कौशल के रीति रिवाज से शादी कर लो, या फिर जो कैटरीना कैफ के रीति रिवाज है उनसे कर लो, ठीक है, जो उनका होता है ना वो सिस्टम। वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड्स दिस सप्तपदी, ये क्या होता है, 7 फेरे लेना, तो जैसे 7 स्टेप पूरे होंगे, ठीक है, तो ब्राइड ग्रूम और ब्राइड जो है वो जॉइंटली मैरिड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा 7 फेरे लेते ही। पर वैसे नहीं है, कोर्ट में भी कर सकते हो साइन करवा के, लेकिन जहां पे ऐसा रिवाज है ना फैमिली में कि 7 फेरे लेने हैं, तो जैसे 7वां फेरा पूरा होगा शादी हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये हो कहते हैं कि 7 फेरे लेने का मतलब ये है कि 7 साल जन्मों तक वो तुम्हारी बन गई। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। इतने में कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे मूव करते हैं।
जो अपन ने अभी सीखा है। क्लियर है, सिंपल ही था। हाँ, अडॉप्ट करना है रिलीजन, वो तो चेंज कर ही सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हो तुम रिलीजन। तुम्हें अब बुद्धिस्ट कुछ और बनना है, मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे क्रिश्चियन बनना है, तो वो बनो। शादी अगर तुम्हें कर रहे हो ना हिंदू हो, तो हम ये सीख रहे हैं कि क्या क्या तुम्हें तरीके फॉलो करने हैं। ठीक है, रिलीजन अडॉप्ट करने तो अलाउ है ही तुम्हें, कि उसके हिसाब से शादी करना, हमारा रिलीजन के हिसाब से मत करो। टर्म्स एंड कंडीशंस। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज क्या बोलता है कि आप जब भी शादी कर रहे हो ना, तो आपको एक हिंदू मैरिज रजिस्टर है, उसमें आपको एंट्री करवानी है। अगर आप नहीं भी करवा रहे तो इसका फाइन सिर्फ 25 रुपए है। दिया होगा यहाँ पे, दिया हुआ है क्या कहीं पे? कहाँ पे? हाँ, एक्सटेंड टू 25 रुपीज। मान लो कि किसी एक आदमी ने शादी कर ली, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, तो बस फाइन लगेगा, वो 25 रुपए लगेगा कि ये लो 25 रुपए खत्म। पता है आईपीसी में सबसे छोटा ऑफेंस कौन सा है? अगर कोई आदमी शराब पी के पब्लिक प्लेस में अगर वो कर रहा है ना, यानी ड्रामा कर रहा है, तो उसकी फाइन कितना है? सिर्फ बिल्कुल छोटा, 24 घंटे की जेल और 10 रुपए का फाइन। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलें, पेपर में जो सवाल आएगा वो इसमें आएगा, सेक्शन 9 में। इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, पहले तो वो समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो भाई, जो शादी हुई है ना, वो किसके बीच में हुई है? दो जनों के बीच में। एक आदमी है, जैसे मान लो राम, दूसरी है सीता। ठीक है, अब भाई राम को क्या कर रहा है? राम को नहीं पसंद आई सीता, और राम कह रहा है मैं तो छोड़ के जा रहा हूं और अपने दूसरी सहेली के साथ रहूंगा। ठीक है, और राम रह ही नहीं रहा सीता के साथ। या फिर कोई एक आदमी है ए, दोनों में से कोई भी, घरवाली ऐसी है कि घरवाली बैठ ही नहीं रही, उसने शादी करके आ गया और घरवाली किसी और के साथ जा रही है, या फिर कहीं और रहने लग गई। तो लोग क्या बोलते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर बिना दूसरे से पूछे अलग रह रहे हैं, ठीक है, और अलग रह के और वो शादी के बाद भी इकट्ठे नहीं रह रहे जैसे पति पत्नी रहने चाहिए, ठीक है, तो जो पार्टी जिसको लग रहा है ना कि उसका अनफेयर हो रहा है, वो कोर्ट में आके सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स डाल देगा। मतलब कि मान लो एक आदमी है अंकित, उसकी घरवाली है अंकिता, ठीक है। अब अंकित क्या करता है? शादी करके तो आ गया, ठीक है, लेकिन वो रह ही नहीं रहा उसके साथ। या फिर वो कहता है मैं तो, मेरा नौकरी है, मैं वहां जा रहा हूं और मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब इसने तो शादी की थी ना, ये कह रहा है कि मैंने शादी इसलिए की थी पति मेरे साथ रहे, और पति रह ही नहीं रहा है। तो वो सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में केस कर देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको फोर्स करके बोलेगा इकट्ठे रहो, अगर नहीं रहना तो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स दो। इसको बेचारे को क्यों परेशान कर रखा है ना? जैसे मान लो लड़की अंकिता है, वो उसकी क्या गलती है इसमें? नहीं रहना तो तलाक देके साइड में मारो, फालतू यूं ही उसकी बंद रखा है। वो बाकी बेचारी उसकी सास से ताने सुन रही है, सब कुछ सुन रही है, पति आ नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। सेम ऐसे ही है, पत्नी नहीं रह रही तो भी जो पति होगा वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में केस कर देगा। पढ़े इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सवाल आएंगे। ध्यान से पढ़ना इसको। क्या कह रहा है? When either वर्ड यूज हुआ है, हस्बैंड और वाइफ, कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है ना, मान लो तुम तैयारी करने के लिए आ गए या तुमने पीएचडी करनी है, अब कह रहे हो कि वहां पे मेरे को रहना ही पड़ेगा, आर्मी में जॉब है, आर्मी ने बॉर्डर पे भेज दिया कि तुझे कहां लेके जाऊं, बॉर्डर पे, मान लिया। पर तुम ऐसे ही, तुम्हें जाना है दुकान पे सुखाड़िया सर्कल, और तुम रात को वहां पे उसका दुर्गा मंदिर के पास घर है, वहां ही नहीं रहे, तो वो कहेगी ना कि अब तो आओ, तुम आ ही नहीं रहे हो। तो when either husband or wife has without reasonable excuse withdrawn from society of the other, साथ नहीं रह रहे हैं, द एग्रीड पार्टी, एग्रीड का पार्टी मतलब जो पार्टी दुख में है, जो पार्टी नुकसान में है, मे अप्लाई बाय पेटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है ना, पेटिशन फाइल कर देगी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, and the court on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights accordingly। कोर्ट खुद एप्लीकेशन पेटिशन फाइल जो हुई होगी उस पर फोर्स करेगा हस्बैंड को कि तुम वाइफ के साथ रहो, या फिर वाइफ नहीं रहती। अभी एक न्यूज में आया था रांची में, उसमें क्या एक औरत है, वो कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी क्योंकि 18 दिन से नहाया ही नहीं है पति, ठीक है। ये फिर रीजनेबल है एक्सक्यूज कि भाई वो नहाए नहीं 18 दिन से, मैं कैसे रहूं उसके साथ, ठीक है। लेकिन बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज के अगर नहीं रह रहे दोनों पति पत्नी तो वो गलत है। और अगर नहीं रहेंगे दोनों पति पत्नी तो कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल कर दो।
और फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भैया तुम्हें रहना है, या कोई रीजन बताओ, ऐसा बता दो, अच्छा तुम्हारी नौकरी ऐसी है, हम फिर देखते हैं क्या, कौन मना करे, इसको ले जाओ साथ में, ठीक है। या फिर कोई ऐसी नौकरी हो ना जैसे बीएसएफ की है, बॉर्डर पे रहना है, वहां पे अलाउड नहीं है वाइफ पे रहना, तब तो कोई बात नहीं। पर ऐसी नौकरी है, तुम तो यहाँ रहते हो, तुम शाम को आ ही नहीं रहे घर पे, इवन अगर तुम एक ही घर में रह रहे हैं ये दोनों पति पत्नी, और ये रिलेशंस मेंटेन नहीं कर रहे जो पति पत्नी को करने चाहिए, फिर भी पत्नी चाहे तो केस कर सकती है पति पे, और पति चाहे तो पत्नी पे, ठीक है। वहीं पे कंसेप्ट आ जाता है मैरिटल रेप का भी, कि भाई क्या शादी के बाद अगर वाइफ की कंसेंट नहीं है तो वो रेप होगा या नहीं होगा। तो हमारा लोग क्या बोलता है, मैरिटल रेप जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। चलें आगे। वेयर ए क्वेश्चन अराइजेस वेयर whether there has been reasonable excuse from withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society। जैसे मान लो पति है, पत्नी है, अब मेरी एक दोस्त है, ठीक है, पूजा नाम की, तो वो क्या है, उसकी शादी हो गई लड़के से। अब जो लड़का है ना वो उसको लाइक ही नहीं करती थी, जबरदस्ती घर वालों ने करवा दी। अब वो जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो चाहती है उसको कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे पहले ही 3 बॉयफ्रेंड हैं और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। लेकिन जो लड़का है वो तो चाह रहा है ना कि भाई मेरी शादी हुई है, तू मेरे साथ ही रह। अब अगर वो लड़की नहीं रह रही ना, या नहीं रहना चाह रही, तो वो सेक्शन 9 में रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर देगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर देगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई पूजा, वो अपने पति देव से तुमने शादी की है उसके साथ रहो, या फिर इसको तलाक देके अलग कर दो, ठीक है। क्योंकि वो भी तो बेचारा फंस गया ना शादी में। शादी का पर्पज ये था कि तुम दोनों इकट्ठे रहो, और तुम रह ही नहीं रहे इकट्ठे, तो फिर या तो तलाक दो या खत्म करो कहानी। फिर ये रोज रोज के काय के नाटक है। वो पति वो बैठा है बेचारा, इंतजार कर रहा है, पत्नी वो किसी और के साथ फिर रही है, तो इस ग्राउंड पे तुम्हें डाइवोर्स मिल जाएगा, और डाइवोर्स मिलके फिर तुम राम के साथ रहो, हरीश के साथ रहो, हमें क्या दिक्कत है, इसको तो फ्री कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, मोनोगेमी का है, सिंगल मैरिज वाला। बाईगेमी का कंसेप्ट ही नहीं है। अब ऐसा ऑप्शन होता वो दूसरे ले आता, रीटा ले आएगा, पर रीटा ला ही नहीं सकता जब तक पूजा से छुटकारा नहीं मिल रहा उसको, ठीक है। पूजा से छुटकारा मिलेगा तभी तो लाएगा वो रीटा, नहीं तो वो पंगे होंगे। चले आगे। इसमें समझ में आ गया रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या है। कुल मिला के कहानी इतनी है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, शादी होगी तो इकट्ठे रहना है, ठीक है। इकट्ठे रहने का मतलब भी ये नहीं है कि तुम घर में रह रहे हो, ठीक है, और हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी अगर रिलेशंस मेंटेन नहीं कर रहा तो सेक्शन 9 में केस फाइल कर दो, और फाइल करने के बाद कोर्ट ऑर्डर करेगा कि तुम्हें रहना है, या फिर रीजनेबल एक्सक्यूज दे दो। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज दे दिए और कोर्ट को ये लग रहा है कि ये एक्सक्यूज सही है, मानी जा सकती है बात, जैसे मान लो कोई आर्मी में है, ठीक है, अब लेकिन कोई आदमी दुकानदार है, वो पेट्रोल पंप में काम करता है गंगानगर में, अब क्या रीजन है कि तेरे को, चल तू 10 बजे नहीं आ रहा, 11 बजे तो आ घर में, आ ही नहीं रहा वो, ठीक है, तब सेक्शन 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं। जुडिशियल सेपरेशन और वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज है ना, इसको अपने कल करेंगे। अभी अपने सिर्फ ब्रीफ में थोड़ा सा समझते हैं कि वॉइडेबल मैरिज क्या है। जैसे कि एक आदमी है ए, ठीक है, उसकी वाइफ है बी, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ए ने शादी कर ली बी से, ठीक है। अब बाद में बी को पता चला, ए को, कि बी तो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और किसी और की वजह से। अब ए कंटिन्यू नहीं करना चाह शादी, तो ये शादी वॉइडेबल है या नहीं है। जैसे मान लो क्या उसका पावर है कि वो मना कर दे कि मैं नहीं इसको रखूंगा क्योंकि ये बच्चा किसी और का है। तो वो सब चीजें अपने कब सीखेंगे, जब हमें डाइवोर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं। अगर आप पति पत्नी को पीट रहा है, क्रुएल्टी कर रहा है, क्या पत्नी डाइवोर्स मांग सकती है उस ग्राउंड पे? मांग सकती है ऐसे। या फिर पति कुछ ऐसा कर रहा है उसके साथ कि जिस सर्कमस्टांस में वो परेशान हो गई है, तो क्या क्या कारण होंगे जिसमें हमें डाइवोर्स मिल सकता है, वो हम डाइवोर्स में पढ़ेंगे। सिर्फ ये चैप्टर तुम सीख जाओगे ना डाइवोर्स वाला, अमेरिका में यही कंसेप्ट है, वकीलों ने बस यही जो अपने पढ़ रहे हैं ना डाइवोर्स, बस यही सीख लिया। और रोज अमीर बैठे वहां पे, उनकी बनती है नहीं घर वालियों से। अपने इंडिया में कंसेप्ट है कि पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, ये सब बाहर नहीं है, किचन ही नहीं है। देखो किचन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब किचन होगा ना घर में तो सब पेरेंट्स मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, खाना खाएंगे, और एक वुमेन है इस पर डिपेंडेंट है। उन्होंने कंसेप्ट ही खत्म कर दिया किचन का। जोमेटो से आता है खाना, ठीक है, अब उसको ना तो बच्चों को मम्मी की रिक्वायरमेंट कि जोमेटो से मंगा लिया, बाप को बस नई मम्मियां हैं वो उधर चला गया, बच्चे भी अपने अलग चले गए, ठीक है, तो चारों ही तो घर में अलग अलग हो गए ना, तो वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। और फिर डाइवोर्स उनको, अब जैसे ये देख लो, अमेजन का जो था मालिक जेफ बेजोस, आधी सैलरी देनी पड़ी है उसको, आधा
लड़की को, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट अगर डाइवोर्स ले रहे हो तो पत्नी को आधा पैसा देना है, तो वो वकील को देते हैं ना कि तू पकड़ 1 करोड़ रुपए, मेरा तो कितना 500 करोड़ का बिजनेस है, वही 250 करोड़ की डील 125 करोड़ में करवा दे, ठीक है, वो उसको 1 करोड़ रुपए मिल गया सीधा ही। तो अमेरिका और फॉरेन में बस लोग बस डाइवोर्स वाले केसेस है ना उसमें कमांड करके उसमें ही कमा रहे हैं। इतने लो अपने पढ़ेंगे ना, एक भी लो में तुमने मास्टरी कर ली तो तुम वो कर लोगे, तुम्हारी पुश्तें जी जाएंगी। एक भी लो को ढंग से, प्रॉपर्टी के मैटर में कर लो मास्टरी, ठीक है, प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट होनी है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के लिए अगर जाना है तो मनोज ही कर सकता है, या फिर डाइवोर्स के मैटर तो आदिश्री है, बस उसके बाद चले जाओ, ठीक है। मर्डर वगैरह कर दिया, सीरियस मैटर है तो फिर जैसे ये लड़का है यही कर देगा, इतना नाम कमा लो फिर लोग आएंगे ही, ठीक है। जब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तब हम डाइवोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं, डाइवोर्स लेने में हिंदू लॉ में मुस्लिम लॉ में क्या फर्क है, ठीक है। जैसे वहां पे तलाक की सुन्नत है, 3 बार बोल दिया तलाक 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 हो जाएगा, तो वो सब अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर।